तो दोस्तों एक बार फिर आप सभी का यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2023 में स्वागत है। आज है एनवायरनमेंट इकोलॉजी का टेस्ट नंबर 8, जिसमें हम ये 5 टॉपिक कवर कर रहे हैं। और यानी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड की बात करें, बायोडाइवर्सिटी की बात करें, क्लाइमेट चेंज और उसके मिटिगेशन की बात करें, तो इनसे रिलेटेड हम टेस्ट नंबर 2 में 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और जब 100 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं, जैसे पहले भी हमारी व्यवस्था चलती आई है कि हम इसको हिंदी और इंग्लिश में सेपरेट आपको एनालिसिस 7 क्वेश्चन के साथ आपको हमारे टेलीग्राम स्टडी आना है इस पर उपलब्ध करवा देते हैं। तो इसमें ये पार्ट 3 है टेस्ट नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 41 से 60 क्वेश्चन होने वाले हैं। इसके बाद 2 पार्ट और होंगे, उसके बाद टेस्ट 2 पूरा हो जाएगा। तो कंप्लीट पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश में हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं या पर सर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा क्लासेस की पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे, इस पर डेली इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। अगर बात करें दोस्तों कि हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है सभी सब्जेक्ट की, जिसमें बैक एरिया क्वेश्चन पेपर भी शामिल है और इसके साथ आपका रिवीजन और क्वेश्चन के एनालिसिस के साथ ये सब कंप्लीट होता जाएगा। अगर आपको टेस्ट थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। इसके अलावा और एक बात बता दें कि जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, टेस्ट की इंटेंसिटी यानी जो दिन में 1 टेस्ट आता था, 2 टेस्ट, 3 टेस्ट ऐसे होते चले जाएंगे। तो इसके लिए भी आप तैयार रहिए क्योंकि एग्ज़ाम के साथ मेहनत बढ़ जाती है। अगर बात करें आज के क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या पूछा है, तो इसमें पूछा है कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी के बारे में पूछा है, यानी संरक्षण रिजर्व प्रबंधन समिति के संबंध में पूछा है। ऑप्शन 1 दिया गया, इसका गठन वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत किया गया। ऑप्शन 2, राज्य सरकार मुख्य वन्य जीव वार्डन को सलाह देने के लिए एक संरक्षण आरक्षित प्रबंधन समिति का गठन करेगी। ऑप्शन 3 है, संरक्षण रिजर्व प्रबंधन समिति की अनुमति के बिना सामुदायिक रिजर्व के भीतर भूमि उपयोग पैटर्न में परिवर्तन किया जा सकता है। तो सही कथन आपको चूज़ करना है। आपको बताना है कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी जो है किसके तहत, अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो वो स्थापित की गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें जो 1972 में बना था, उसके तहत जो है ये समिति का गठन किया गया है। यानी ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा, जहाँ जहाँ ऑप्शन 1 हो उसको एलिमिनेट कर दीजिए। अगर बात करें ऑप्शन 2 की, तो ऑप्शन 2 सही है, ठीक है। यानी राज्य सरकार जो है मुख्य वन्य जीव वार्डन को सलाह देने के लिए संरक्षण आरक्षित प्रबंधन समिति का गठन करता है। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 गलत है, यानी कम्युनिटी रिजर्व के भीतर भूमि उपयोग प्रतिरूप में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और सिवाय इसके कि प्रबंधन समिति द्वारा पारित एक प्रस्ताव और राज्य सरकार द्वारा उसी के अनुमोदन के अनुसार, यानी जब तक राज्य सरकार जो प्रबंधन समिति है और राज्य सरकार उसके द्वारा कोई अनुमोदन ना किया गया हो तब तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, केवल 2, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं, इसमें क्या पूछा है। तो भारत के कुछ निम्नलिखित समुद्री जो है संरक्षित क्षेत्रों पर विचार करना। ऑप्शन 1, कच्छ की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन 2, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन 3, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन 4, रानी झांसी समुद्री नेशनल पार्क। सही क्रम आपको बताना है कौन कब स्थापित किया गया। तो अगर बात करें कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान की, तो आपको पता है ये कहाँ होगा, ये कच्छ की खाड़ी में स्थित होगा। और अगर इसके एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो एक सेकेंड, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर है गुजरात का जामनगर। तो गुजरात का जो जामनगर है वहाँ पर जो है आपको ये कच्छ की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मिल जाएगा, ठीक है, उसके दक्षिणी किनारे पर स्थित है, ठीक है। और मरीन नेशनल पार्क में जामनगर तट पर 42 द्वीपों वाला यह भारत का पहला जो है राष्ट्रीय समुद्री पार्क है, ठीक है। अगर बात करें महात्मा गांधी जो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये कहाँ मिल जाएगा, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको ये मिल जाएगा। और ये भारत का एक जो है
अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राष्ट्रीय उद्यान है जो 29 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और पोर्ट ब्लेयर से पार्क में अधिकांश प्रवाल भित्तियाँ, फ्रिंजिंग रीफ और पार्क कछुओं के लिए एक महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल है। अब आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि कोरल रीफ्स क्या होती हैं, फ्रिंजिंग रीफ क्या होती हैं, आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद बात करें मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है, तो यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर है श्रीलंका, इसके बीच आ जाएंगे तो यहाँ पर जो है मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु हिंद महासागर के में स्थित है। 21 छोटे द्वीपों समूह की प्रवाल भित्तियों से मिलकर बना है। और अगर बात करें तो इसमें जो है सी काऊ, एक कमज़ोर समुद्री स्तनपायी भी यहाँ पाया जाता है। इसके अलावा बात है रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये कहाँ स्थित है, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। और इसे जो है 1996 में स्थापित किया गया है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है, यानी एक के बाद 4 रानी की झांसी वाला, उसके बाद आप देखेंगे उसके बाद 2, उसके बाद 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में क्या पूछा है, कुछ एक सेंचुरी की विशेषता दी गई है और 4 ऑप्शन दिया गया है। उसमें पूछा है कि इन सेंचुरी में से किसकी विशेषता वो दी गई है। यह एक कृत्रिम झील है और हाल ही में इसे रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है। मूल रूप से गर्मियों में आगरा शहर में पानी की आपूर्ति के लिए बनाई गई है। आर्द्र भूमि जल्द ही एक महत्वपूर्ण और समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र बन गई है। इस झील के किनारे एक स्थल भालू बचाव फैसिलिटी है जो पहले गुलाम बनाए गए नृत्य भालू के पुनर्वास के लिए समर्पित है। साइट पक्षी प्रजातियों के महत्वपूर्ण है जो मध्य एशियाई फ्लाईवे पर प्रवास करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी साइट उपरोक्त विवरण के सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करती है, तो इसमें देखेंगे ये जो बात कर रहा है सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य की बात कर रहा है। और इसे जो देखेंगे कीठम झील, जिससे सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य या सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य यानी बर्ड सेंचुरी, या इसे क्या कहते हैं कीठम झील के नाम से भी जानते हैं, कीठम झील के नाम से भी जानते हैं। ये आगरा के ठीक बाहर एक दर्शनीय झील है और ये कीठम झील के किनारे आगरा जो है भालू बचाव सुविधा है, जो एक स्लॉथ भालू बचाव सुविधा है जो पहले गुलाम बनाए गए जो नृत्य भालू हैं उनके पुनर्वास के लिए समर्पित है। तो इस प्रकार जो है इसमें ऑप्शन डी सुमेलित है। इसके अलावा बात करें इसमें जो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य दिया गया, ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश के कहाँ है, लखनऊ में, एक सेकंड, यूपी के जो है लखनऊ में, लखनऊ से 45 किलोमीटर दूर जाएंगे तो वहाँ पर एक उथली दलदली भूमि है। वहाँ पर मानसून की बारिश से जो है विविध लैंड जो है वेटलैंड बन गया है, तो इससे जो है ये लखनऊ के पास स्थित है। इसके अलावा समस्तपुर पक्षी बड़े कहाँ है, रायबरेली में स्थित है, यूपी के कहाँ है, रायबरेली में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा पार्वती अरंगा पक्षी बड़े कहाँ है, ये यूपी में स्थित है, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसका संबंध क्वेश्चन का ऑप्शन डी से है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 44, भारत में कुछ पवित्र उपवन दिए गए हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 सरना राजस्थान, ऑप्शन 2 जोगमाया झारखंड, ऑप्शन 3 गुम्पा वन अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 4 पवित्रावन आंध्र प्रदेश। कौन सा सही सुमेलित है, तो सबसे पहले आपको जानना है पवित्र उपवन होते क्या हैं। तो पवित्र उपवन ये ऐसी जगह होती है यहाँ प्रकृति जो है प्राकृतिक वनस्पति के टुकड़े को संदर्भित करता है जिसे धार्मिक कारणों से एक निश्चित समुदाय द्वारा संरक्षित किया जाता है। इन क्षेत्रों में शिकार वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन अधिक टिकाऊ प्रक्रिया वाली अंत गतिविधियों को जैसे शहद डेडवुड संग्रह अनुमति है। तो इस प्रकार देखेंगे इसको जो पवित्र उपवन को किसके तहत सुरक्षा प्रदान की गई है, ये वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत इसको जो है सुरक्षा प्रदान की गई थी, ठीक है। इस प्रकार जो है इसमें जो सही सुमेलित की बात किया है तो ऑप्शन 3 गुम्पा वन की बात करें तो गुम्पा वन जो अरुणाचल प्रदेश में है, पवित्रा वन आंध्र प्रदेश में, ये सुमेलित है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो ये जो
सरना की बात कर रहा है। सरना कहाँ है? सरना जो पवित्र उपवन है ये राजस्थान में नहीं, ये कहाँ है? झारखंड में है। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें जोग माया या ओरान कंक्रिस, ये जोग माया, ये तीनों कहाँ है? ये राजस्थान में है, यानी अपोजिट मिलान है। तो कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन डी सुमेलित है। और सूची होगी पवित्र उपवन की, आप इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या पूछा है? निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 बांदीपुर, ऑप्शन 2 नागरहोल, ऑप्शन 3 साइलेंट वैली, ऑप्शन 4 बनेरघट। निम्न उपरोक्त में से निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश तक व्यवस्थित करें। ठीक है। तो अगर बात करें बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसको जो है 1974 में जो है बांदीपुर टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के तहत जो है पहले जो 9 टाइगर रिजर्व के रूप में जो है नामित किया गया था, और 1985 के आसपास क्षेत्र का विस्तार करके शामिल किया गया और इसका नाम बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। अगर इसके लोकेशन की बात करें तो ये टाइगर रिजर्व जो है कर्नाटक के 2 निकटवर्ती जिलों मैसूर और चामराजनगर में स्थित है। यह कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल राज्यों के त्रिजंक्शन पर स्थित है। ठीक है। कर्नाटक और बात करें और तमिलनाडु और केरल, इसके जो है जंक्शन पर स्थित है, 3 राज्यों के। अब बात करें नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान की, तो इसे जो है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था, और 1955 में क्या हुआ, इसे एक वन्य जीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया। फिर इसे 1988 में क्या किया गया, एक नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो पश्चिमी घाट में स्थित है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के एक हिस्से के रूप में आता है। और इसके अलावा 1999 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 37वां टाइगर रिजर्व इसे घोषित किया गया। साइलेंट वैली की बात करें तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है केरल का आखिरी बचा हुआ वर्षा वन है, जिसे 1984 में जो है एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। कुल मिलाकर अगर आप मैप में जाएंगे तो इसमें देखेंगे, इसमें जो है निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर पूछा है, तो ऑप्शन डी जो है इसमें सही होगा। यानी सबसे नीचे जाएंगे तो इसमें जो है साइलेंट वैली आएगा, उसके बाद फिर बांदीपुर आएगा, फिर जो है नागरहोल, फिर चौथा आएगा बनेरघट। ठीक है। और ये तीनों जो हैं कर्नाटक, तमिलनाडु और जो है केरल की, चारों जो है उसी के आसपास क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, इसमें क्या पूछा है? इसमें निम्नलिखित कथनों में कौन सा मानित वन का सबसे अच्छा वर्णन करता है, यानी डीम्ड फॉरेस्ट का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन 1 राजस्व विभाग के घने जंगल वाले इलाके, ऑप्शन बी स्वामित्व की परवाह किए बिना वनों की विशेषता वाली भूमि, ऑप्शन सी वन विभाग के घने कम जंगल वाले क्षेत्र, ऑप्शन डी वन विभाग की सभी दर्ज भूमि वनस्पति की स्थिति के बावजूद। तो इसमें देखेंगे जो अगर मानित वन या डीम्ड वन की बात करें तो टीएन गोदवर्मन थ्रुमल पद 1966 मामले में 1996 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि डीम्ड फॉरेस्ट की पहचान वनों की विशेषता वाली भूमि के स्वामित्व के बावजूद यह भी शामिल है कि राजस्व विभाग के घने जंगल वाले इलाके वन विभाग को नहीं सौंपे गए, घने जंगल वाले क्षेत्रों को वन विभाग को सौंपने की सिफारिश की गई, अनुदान पाने वाले को बांटी गई घनी लकड़ी की भूमि लेकिन खेती नहीं, वन विभाग की घने वृक्षारोपण। तो इस प्रकार देखेंगे सबसे सही अगर विकल्प की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन उसके अनुसार जो है इसमें ऑप्शन बी सबसे सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में क्या पूछा है? सेब निम्नलिखित में किस प्रजाति के संरक्षण के लिए पहल है? तो इसमें देखेंगे तो सेब ये पहल जो है इसमें वल्चर यानी गिद्धों के जो है संरक्षण के लिए चलाई गई पहल है, यानी एशिया के गिद्धों को विलुप्त होने से बचाना जो है सेब पहल का उद्देश्य है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी सही होगा। अब बात करें
इसके अलावा ऑपरेशन सेब की बात करें, ऑपरेशन सेब जो है जीवित कछुओं और उसके हिस्सों के देशों के विदेशों तक व्यापार के अवैध व्यापार से निपटने के लिए चलाया गया था। यानी सेब जो है ये किसके लिए है, ये वल्चर्स के लिए है। इसके अलावा बात करें ऑपरेशन सेब जो है कछुओं के लिए जो है चलाया गया था। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 48, नो गो वनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है ऐसे वनों में खनन गतिविधियों की अनुमति नहीं है। ऑप्शन 2 उन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत नामित किया गया। ऑप्शन 3 इन क्षेत्रों में 20% से अधिक भारतीय वन आवरण या 30% से अधिक सकल वन आवरण है। कौन सा सही उत्तर है? नो गो फॉरेस्ट के बारे में पूछा है। तो 2009 की बात है। 2009 में क्या हुआ था? 2009 में पर्यावरण और कोयला मंत्रालयों ने संयुक्त रूप से देश के वन क्षेत्रों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया था। एक था गो और दूसरा था नो गो, मानी 2 जोन के अंतर्गत विभाजित किया था। इस अभ्यास का उद्देश्य था वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनों को क्षेत्र को प्राथमिकता देना। इसलिए अगर देखेंगे ऑप्शन 2 जो है गलत है, यानी ये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत जो था। इस प्रकार 2 जहाँ होगा उसको एलिमिनेट कर दीजिए। अब बात करें अगर नो गो क्षेत्र की बात करें, वे हैं जहाँ या तो 10% से अधिक भारत वन कवर हैं या 30% से अधिक सकल वन कवर। तो अतः जो है 3 जो तीसरा विकल्प गलत हो जाएगा। 3 जहाँ एलिमिनेट कर दीजिए, यानी ऑप्शन 1 की बात करें ऑप्शन 1 जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, अखिल भारतीय बाघ अनुमान का चौथा चक्र कुछ समय पहले जारी किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश में पेंच टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई। ऑप्शन 2 तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने 2014 से अधिकतम सुधार दर्ज किया। ऑप्शन 3 की बात करें तो बक्सा, वाल्मीकि और डंपा रिजर्व में कोई बाघ नहीं मिला। ऑप्शन 4 भारत वैश्विक बाघों में लगभग 75% आबादी पर का अपना घर है, मतलब बाघों की जो 75% आबादी वो भारत निवास करती है। तो क्वेश्चन नंबर 49 में देखेंगे, इसमें जो पूछा है तो मध्य प्रदेश पेंच टाइगर रिजर्व बाघों की संख्या अधिकतम दर्ज की गई, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, और ये अखिल भारतीय बाघ अनुमान राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकार द्वारा भारतीय वन्य जीव संस्थान ने तकनीकी बैक स्टॉपिंग के साथ संचालित किया जाता है। 2018 में चौथे चक्र के नवीनतम परिणामों से पता चला था कि भारत में अनुमानित 2967 बाघ हैं और इस संख्या के साथ भारत वैश्विक बाघों की लगभग 75% आबादी का घर है। 2022 के लक्ष्य जो वर्ष से बहुत पहले 2010 में ही सेंट पीटर्सबर्ग में किए गए बाघों की संख्या को 2 गुना करने के अपने संकल्प के पहले ही पूरा कर चुका है। इसलिए अगर ऑप्शन 4 की बात करें, 4 जो है सही है। और इसके अलावा इसमें बात करें तो इसमें 2 भी सही है। तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने 2014 से अधिकतम सुधार दर्ज किया। ऑप्शन 3 की बात करें तो ऑप्शन 3 जो है गलत है। ठीक है, यानी ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, कुछ विशेषताएं दिए गए उसके आधार पर 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें पूछा है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 50 की बात की, यह अरावली पहाड़ियों और बिंद पठार के आसपास बनास और चंबल के संगम पर स्थित है। यह एक टाइगर रिजर्व भी है। जोगी महल इस जगह का एक आकर्षण है। कई सुरम्य झीलें जो है परिदृश्य को समृद्ध करती हैं। निम्नलिखित में संरक्षित क्षेत्र को पहचान करना है, ये किसकी विशेषता बता रहा है। तो इसमें देखेंगे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो राजस्थान का एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका ऐतिहासिक नाम रणथंभौर किले के नाम पर रखा गया और जो एक पार्क के भीतर स्थित है। उत्तर में बनास नदी और दक्षिण में चंबल नदी से घिरा हुआ है। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान न केवल जो है अपने आबादी वाले बाघ अभयारण्य का दावा करता है बल्कि विरासत स्थल भी है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें, इसमें क्या पूछा है। 51 में निम्नलिखित में किस संरक्षित क्षेत्र को किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, विश्व धरोहर स्थल, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व और साथ ही हाथी रिजर्व होने का अनूठा गौरव प्राप्त है। तो आपको बताना है इन चारों में से जो है किसे इन विशेषताओं से नवाजा गया है। तो इसमें देखेंगे, इसमें मानस टाइगर रिजर्व, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक वन्यजीव अभयारण्य विश्व धरोहर स्थल है और बाघ अभयारण्य है। इसके साथ ही एक हाथी अभयारण्य है, लेकिन यह बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। तो इस प्रकार देखेंगे जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गलत हो जाएगा और
पन्ना जो राष्ट्रीय उद्यान है तो ये भी गलत हो जाएगा। बांदीपुर की बात करें तो यह एक जो है राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव है, लेकिन अगर बात करें विश्व धरोहर स्थल और ना ही ना हाथी अभ्यारण्य है। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे तो जो चारों की विशेषताएं देखेंगे वो मानस राष्ट्रीय उद्यान में मिल रही है, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के साथ एक प्रोजेक्ट टाइगर, एक हाथी रिजर्व और एक बायोस्फीयर रिजर्व है, जो असम में हिमालय की तलछटी में स्थित है और भूटान में रॉयल मानस नेशनल पार्क से सटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, इसमें इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में पूछा है। निम्नलिखित में किसके विकास संबंधित? ऑप्शन एक है, ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास के लिए, ऑप्शन बी है विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों में जैविक विविधता का संरक्षण करना, ऑप्शन सी है पूर्वी हिमालय पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा के लिए, ऑप्शन डी है पर्वतीय क्षेत्रों में अनियोजित विकास पर रोक लगाकर हिमालयी राज्यों पर बार बार होने वाले भूस्खलन का मुकाबला करने के लिए। आपको बताना है इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में इन चारों ऑप्शनों में कौन सा सही है। तो अगर बात करें इसमें जो ऑप्शन बी है विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों में जैविक विविधता को संरक्षण करना, तो ये इससे संबंधित है। 1996 में स्वीकृत इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का एक समग्र उद्देश्य 7 विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों में से एक इकोसिस्टम विकास रणनीति जो भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया उसको लागू करके जैविक विविधता का संरक्षण करना था। ठीक है, और इसके अलावा बात करें अगर इंडिया के इकोलॉजी डेवलपमेंट की बात करें तो 7 अलग अलग राज्यों के में 7 संरक्षित क्षेत्रों में बाहरी सहायता प्राप्त केंद्र प्रायोजित योजना के तहत टाइगर रिजर्व सहित संरक्षित क्षेत्रों के आसपास पर्यावरण विकास के तहत कार्यान्वित की जा रही है। और इसके अलावा बात करें तो ये 2 नेशनल पार्क और 5 टाइगर रिजर्व परियोजना का मुख्य उद्देश्य इकोसिस्टम के विकास के माध्यम से जैव विविधता का संरक्षण करना है। ठीक है, 7 क्षेत्रों की बात करें तो बक्सा, पलामू, नागरहोल, पेरियार, पेंच, रणथंभौर टाइगर रिजर्व गिर राष्ट्रीय उद्यान में कार्यान्वित की जा रही है योजना। तो इस प्रकार इसमें जो है ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, इसमें क्या पूछा है? ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव ने निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है? तो आपको बताना ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव किस संगठन द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। तो इसमें देखेंगे वर्ल्ड बैंक द्वारा ये शुरू किया गया कार्यक्रम है ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव। 2008 में सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, नागरिकों, समाज संरक्षण और वैज्ञानिक समुदायों को निजी क्षेत्र के वैश्विक गठबंधन के रूप में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य था जंगली बाघों को विलुप्त होने के बचाने के लिए मिलकर काम करना। 2013 में हिम तेंदुओं को भी इसमें शामिल करके इसका दायरा बढ़ाया गया। तो इस प्रकार ये वर्ल्ड बैंक द्वारा शुरू किया गया है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 54 की, वर्गीकृत प्रतिक्रिया कार्रवाई यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपने इन्वायरमेंट इकोलॉजी में ये वर्ड जरूर सुना होगा, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ऑप्शन एक है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान केवल एक आपातकालीन उपाय के रूप में काम करता है। ऑप्शन दो योजना प्रकृति में वृद्धिशील है यानी द प्लान इज इंक्रीमेंटल इन नेचर। ऑप्शन 3 की बात करें तो ग्रैप को जम्मू कश्मीर सहित भारत के सभी राज्यों में लागू किया जाना है। कौन सा ऑप्शन सही है? यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के बारे में आपको बताना है। अगर बात करें तो ग्रेडेड एक्शन प्लान 2017 में दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के लिए अधिसूचित किया गया था। हवा की गुणवत्ता खराब होने पर एक संस्थागत उपाय किए जाने है, इसलिए यह केवल एक आपातकालीन उपाय के रूप में काम करता है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 2 भी सही है, यानी यह प्रकृति में जो है क्या है, इंक्रीमेंटल है। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 गलत है, यानी जम्मू कश्मीर सहित भारत के सभी राज्यों में लागू किए जाने, ये बात गलत है, क्योंकि ये योजना के लिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में 13 विभिन्न एजेंसियों के बीच कार्रवाई समन्वय की आवश्यकता है। तो इसमें देखेंगे सभी राज्यों पर ये लागू नहीं होता। इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन सी सही है, यानी 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, 55 में क्या पूछा है? वन संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन 1 है शुद्ध वर्तमान मूल्य एक स्वैच्छिक त्रैमासिक भुगतान है जो एक उपयोगकर्ता को गैर वन उपयोग के लिए वन भूमि को मोड़ने के लिए करना होता है, यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू इज वॉलंटरी क्वार्टरली पेमेंट दैट ए यूजर हैज़ टू मेक ए डाइवर्टिंग
फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट यूज़। ऑप्शन 2 की बात करें तो ये भुगतान पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रबंधित प्रतिपूरक वनीकरण कोष में जाते हैं। ऑप्शन 3 की बात करें, ग्राम सभा यह निर्णय लेती है कि क्या वनों को परियोजनाओं के लिए मोड़ा जा सकता है या एनपीवी प्रभावित किया जा सकता है। कौन सा कथन सही है आपको बताना है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन के संदर्भ में जो है इन 3 ऑप्शनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन 1 की बात करें, जब बात आए वन को गैर वन उपयोग के लिए मोड़ दिया जाता है तो विकासकर्ता प्रतिपूरक वन रोपण के लिए भुगतान करता है। इसके अलावा सरकार विकासकर्ता एनवीपी से वन की खोई हुई इकोसिस्टम सेवाओं की भरपाई के लिए तब तक शुल्क लेती है जब तक कि वन क्षेत्र में तुलनीय लाभ प्रदान करना शुरू नहीं कर देता। तो इस प्रकार देखेंगे शुद्ध वर्तमान मूल्य यानी एनपीवी एक अनिवार्य एक मुश्त भुगतान है जो उपयोगकर्ता को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वन उपयोग के लिए वन भूमि को मोड़ने के लिए करना होता है। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 1 गलत है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 भी गलत है। ठीक है, यानी जो शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना वनों की सेवाओं और इकोसिस्टम के आधार पर की जाती है यह जंगल और स्थान प्रकृति और औद्योगिक उद्यम के प्रकार पर निर्भर करता है। तो इसमें देखेंगे और ये भुगतान की बात करें तो प्रतिपूरक वनीकरण कोष में जाते हैं और वनरोपण और पुनर्वनीकरण के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, और सीएफ का प्रबंधन प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन और योजना प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता है। तो ये गलत होगा। ऑप्शन 3 की बात करें ये भी गलत है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, यानी इसमें कोई सही नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में क्या पूछा है। नवीकरण ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन 1 है भारत में नवीकरण ऊर्जा क्षमता में 1000 गीगावाट है। ऑप्शन 2 है उजाला योजना का उद्देश्य देश के पश्चिमी भाग में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। ऑप्शन 3 है स्मार्ट ग्रिड में स्वयं के ठीक करने की क्षमताएं होती हैं और बिजली ग्राहकों को सक्रिय भागीदार बनाने में सक्षम बनाती है। कौन सा ऑप्शन गलत है। तो आपको रिन्यूएबल एनर्जी के संदर्भ में 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें बताना है कौन सा ऑप्शन गलत है रिन्यूएबल एनर्जी के संदर्भ में। अगर बात करें इसमें ऑप्शन 1 की तो भारत सरकार ने 2022 के अंत तक यानी जो बीत चुका है 175 गीगावाट जो है रिन्यूएबल एनर्जी स्थापित करने की क्षमता का जो है टारगेट रखा था, जिसमें 60 गीगावाट जो है किस क्या शामिल था। अगर बात करें 60 गीगावाट जो है विंड एनर्जी शामिल थे यानी पवन ऊर्जा। इसके अलावा बात करें 100 गीगावाट क्या था, 100 गीगावाट जो था वो सोलर एनर्जी थी। इसके अलावा बात करें बायोमास एनर्जी जो 10 गीगावाट थी। ठीक है, और इसके अलावा बात करें तो 5 गीगावाट जो है छोटी पनबिजली योजना थी। तो कुल मिलाकर जो है ये 175 गीगावाट और यही 2022 तक था इसका टारगेट। इसके बाद 2030 का टारगेट रखा गया था, इसे बढ़ाकर जो है 450 गीगावाट करना था। तो इस प्रकार ये ऑप्शन गलत है, यानी ऑप्शन 1 जहाँ हो उसको जो है ऑप्शन 1 जहाँ हो तो गलत पूछा है ना, तो ऑप्शन 1 गलत है, यानी ऑप्शन 1 जहाँ होगा वो ऑप्शन सही होगा। यानी ऑप्शन ए में 1 है, ऑप्शन जो है सी में 1 है, ऑप्शन डी में भी 1 आप समझ सकते हैं। आप बात करते हैं ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 गलत है, यानी जो उजाला योजना है वो सभी के लिए सस्ती एलईडी द्वारा उत्पन्न जो है सस्ती एलईडी सुविधा उत्पन्न कराना है। एलईडी सुविधा यानी कुशल जो है प्रकाश व्यवस्था को बढ़ावा देना है इसका उद्देश्य कुल मिलाकर, और कुशल उपकरणों के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना है जो बिजली के बिल को कम करता है, पर्यावरण संरक्षण में मदद करता है। उजाला योजना 2015 में सरकार द्वारा शुरू की गई एक शून्य सब्सिडी योजना है थी। तो इस प्रकार ये भी गलत हो गया। यानी अगर देखेंगे इसमें ऑप्शन 3 की बात करेंगे तो ऑप्शन 3 इसमें सही है। ठीक है, स्मार्ट ग्रिड स्वयं को ठीक करने की क्षमताएं होती है या ग्राहकों को सक्रिय भागीदारी बनाने में सक्षम होता है। तो अगर इसमें ऑप्शन 3 सही है तो 1 और 2 गलत है, तो 1 और 2 गलत है, तो यानी ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं क्या पूछा है। यानी इसमें एडाप्टेशन फंड के बारे में आपको बताना है। ऑप्शन 1 है इसे यूएनएफसीसी यानी यूएनएफसीसीसी के क्योटो प्रोटोकॉल के तहत स्थापित किया गया था। ऑप्शन 2 स्वच्छ विकास तंत्र अनुकूलन कोष के लिए आय का एक स्रोत है, यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म इज एन सोर्स ऑफ इनकम फॉर एडाप्टेशन फंड। ऑप्शन 3 की बात करें विश्व आर्थिक मंच अंतरिम आधार पर
अनुकूलन कोष ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है। कौन सा ऑप्शन गलत है? तो आपको बताना है एडाप्टेशन फंड के बारे में इन तीनों ऑप्शनों में कौन सा गलत है। अगर बात करें ऑप्शन ए की, तो ये बात सही है, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत स्थापित किया गया था। ठीक है। ऑप्शन दो की बात करें तो ऑप्शन दो भी सही है, क्योंकि ये क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, एक सोर्स है जो एडाप्टेशन फंड का इनकम का, तो इस प्रकार ये भी सही है। अगर बात करें ऑप्शन तीन की तो ये गलत है, यानी फंड का जो पर्यवेक्षण और प्रबंधन अनुकूलन निधि बोर्ड द्वारा किया जाता है। यानी अगर बात करें AFB 16 सदस्य और 16 वैकल्पिक सदस्य बना है और साल में कम से कम 2 बार मिलता है। विश्व बैंक अंतरिम आधार पर अनुकूलन कोष के ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये ऑप्शन गलत है, यानी ऑप्शन बी सही है इसके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, इसमें क्या पूछा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक है गैसीकरण यानी गैसिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी कार्बन आधारित कच्चे माल को जैसे कोयला को ईंधन यानी फ्यूल गैस में परिवर्तित कर सकती है। ऑप्शन दो संश्लेषण गैस यानी सिन गैस हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। तो आपको बताना है सिन गैस के बारे में और गैसिफिकेशन के बारे में कौन सा कथन सही है। तो अगर बात करें ऑप्शन एक की, तो ऑप्शन एक सही है, यानी गैसीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी भी कार्बन आधारित बात करें तो कच्चे माल को जैसे कोयले को ईंधन गैस में परिवर्तित कर सकती है, जिसे संश्लेषण गैस संक्षेप में कहे तो सिन गैस के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन एक भी सही है, ऑप्शन दो भी सही है, यानी सिंथेटिक जो होता है वो प्राकृतिक गैस के उत्पादन में एक मध्यवर्ती रूप में अपने इतिहास का कारण सिन गैस में इसका नाम दिया गया है। तो सिन गैस मुख्य रूप से मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड की बात, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर वेपर की बात करें तो इनका मिश्रण होता है। सिन गैस का उपयोग की बात करें उर्वरक, ईंधन, विलायक, सिंथेटिक सामग्री एक विस्तृत श्रृंखला उत्पादन के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन सी सही है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 59 की। 59 में क्या पूछा है? 59 में आपसे पूछा है फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन के बारे में आपसे पूछा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन गलत है ये बताना है। ऑप्शन ए की बात करें, या जीवाश्म ईंधन बिजली संयंत्रों का निकास फ्लू गैसों से सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली एक टेक्नोलॉजी का समूह है। ऑप्शन दो की बात करें, चूने का उपयोग अम्लीय गैसों विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड को फ्लू गैसों से निकालने के लिए किया जाता है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन के बारे में। अगर ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन एक गलत है। सल्फर डाइऑक्साइड को हटाने के लिए फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन कहा जाता है। यह गैसी प्रदूषकों को दूर करने का प्रयास करता है। थर्मल प्रसंस्करण, उपचार और दहन का कारण भट्टियों, बॉयलरों और अन्य जो है इंडस्ट्रियल प्रोसेस में उत्पन्न निकास ग्रिप गैसों से सल्फर डाइऑक्साइड जो है निकलता है। तो इस प्रकार देखेंगे, इस प्रकार ऑप्शन एक गलत है। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो सही है, यानी कई वायु प्रदूषण नियंत्रण जो एप्लीकेशन में चूना का एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है और चूने का उपयोग अम्लीय गैसों विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड को फ्लू गैसों से निकालने के लिए किया जाता है। तो कुल मिलाकर इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है? ऑप्शन एक गलत है, तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 60 में, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर यानी CSA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ऑप्शन एक पर्माकल्चर अस्थायी कृषि, जिसे ब्रैकेट में पर्माकल्चर क्या कहा जाता है? अस्थायी कृषि। और मोनोकल्चर जलवायु स्मार्ट कृषि का आवश्यक घटक है। ऑप्शन दो संरक्षण जुताई हवा पानी के कारण होने वाले मिट्टी कटाव को काफ़ी कम कर देते हैं। ऑप्शन तीन किसान उत्पादकता में सुधार परिणाम स्वरूप आजीविका में जो क्या है जलवायु स्मार्ट कृषि के लक्ष्यों में से एक है। तो आपको बताना है जलवायु स्मार्ट कृषि के बारे में, यानी क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में तीन ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो अगर बात करें पर्माकल्चर की, तो पर्माकल्चर भूमि प्रबंधन और दर्शन के लिए एक दृष्टिकोण है जो प्राकृतिक इकोसिस्टम के आधार पर मानव सिस्टम को डिज़ाइन करने पर केंद्रित है। यह भोजन के उत्पादन को उपभोक्ताओं के करीब लाता है, उपभोक्ता को कचरे के वापस चक्र में लाता है और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में कार्य करता है। जबकि मोनोक्रॉपिंग की बात करें तो यह एक ही फसल को एक ही भूखंड पर साल दर साल उगाने की प्रथा है। यह प्रथा पोषक तत्वों को कम कर देती है, ठीक है, मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों को कम कर देती है, महत्वपूर्ण क्षण के कारण बन जाती है। तो पर्माकल्चर की तुलना में मोनोक्रॉपिंग जलवायु संबंधी अनिश्चितताओं के प्रति अधिक संवेदनशील है। तो इस प्रकार ऑप्शन एक गलत हो जाएगा, एक जहां वो एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो सही है,
संरक्षण जुताई सिस्टम हवा और पानी के कारण होने वाला मिट्टी कटाव को काफ़ी कम करता है। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 सही है। ठीक है, यानी किसान उत्पादक सुधार परिणाम स्वरूप आजीविका में जो है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर लक्ष्यों में से एक है। तो इस प्रकार इसमें कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी सही है, यानी 2 और 3। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा जो है पार्ट 3 पूरा हुआ। इसके बाद 2 पार्ट और बचे हैं, तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं। आपको अगर टेस्ट थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो, ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। जल्द ही नेक्स्ट टेस्ट अपलोड होने वाला है, उसको भी देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ।